हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखा जाए तो ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है और जो भी आप चाहे किसी भी लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी तब तक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि केमिस्ट्री को आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। जब तक आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक केमिस्ट्री आपको याद नहीं रहेगी, और एक बार समझ में आ गई तो केमिस्ट्री को आप कभी भूलोगे नहीं। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमने क्वेश्चन वाइज तैयार किया है ताकि आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो वीडियो को आप स्किप किए बिना सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप यह चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलेगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेक्चर तैयार कर सकें। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच सराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं, मटेरियल दिखाई देता है, वो सब क्या है? मैटर। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर? तो आंसर इज एटम। हु वाज गिवन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन मींस एटम आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, उसके कौन से लॉज होते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट, law of chemical combination of mass. Second is law of constant proportion and law of multiple proportion. What is the law of conservation of mass? Matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. It means जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मैटर होता है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मींस इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to the total mass of the reactants. It means total mass of products किसके इक्वल होगा? total mass of the reactants. reactants क्या होते हैं? सपोज हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, हम उसको A प्लस B, और ये हमारे पास क्या होंगे? इनसे मिलकर कोई कंपाउंड C फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? A and B आर द रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स है एंड C क्या है? प्रोडक्ट। इस प्रकार से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मींस टोटल मास A प्लस B, मास ऑफ A एंड मास ऑफ B इज इक्वल टू द मास ऑफ C। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मास होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इससे प्रूफ होता है कि जो मैटर होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। हु वाज गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है किसने दिया था? ये दिया था, दिस वाज गिवन बाय लेवोसियर इन 1774। ओके, हु वाज गिवन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? दिस वाज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट इन 1779। What is law of constant proportion? क्या होता है? According to this law, a chemical compound always consists of the same element bonded together in the same proportion by mass. It means जो कोई केमिकल कंपाउंड होता है उसमें हमेशा उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास कंपाउंड है वाटर H2O, और इसमें क्या है? रेशो क्या है? 1:8 बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एज यू नो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? इज इक्वल टू 1, और here 2 एटम्स आर, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो इसका टोटल मास हो गया 2 का 1 एटम है, इसका मास होता है 16। तो इनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी? रेशो होगी 2/16 1:8। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1:8। इट मीन्स 1
mass of hydrogen combines with 8 mass of oxygen। तो चाहे आप वाटर को किसी भी मेथड से फॉर्म करें, कहीं पर भी फॉर्म करें, जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो उसकी रेशो क्या होगी, 1:8 होगी। What are the various postulates of Dalton atomic theory? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डाल्टन ने बताया था कि जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम एटम कहते हैं। और एटम इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इवन जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर से भी हमें एटम को दिखाई नहीं देता है। एंड सेकेंड, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको डाल्टन ने एटम्स बोला था, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब जो हमारे पास कोई एक एलिमेंट होगा, सपोज हाइड्रोजन है, उसके जितने भी एटम होंगे सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। कौन से रेस्पेक्ट में, उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सपोज हमारे यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इट मीन्स हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है। सपोज एक एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, सेकंड है कार्बन, थर्ड है ऑक्सीजन। तो क्या होगा, उनकी जो एटम होंगे क्या होंगे, डिफर इन मास, उनका मास अलग होगा, साइज अलग होगा एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी अलग अलग होंगी। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, इट मीन जो एटम होते हैं चाहे वो सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट के हो, तो दे कैन ज्वाइन टुगेदर, वो आपस में ज्वाइन हो सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटा पार्टिकल होता है, दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग लेता है, एटम कहलाता है। क्लियर, एटम के एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब एटम है। विच इज द स्मॉलेस्ट एटम एट ऑल, सबसे छोटा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, उसमें केवल एक ही एनर्जी सेल होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, किस साइंटिस्ट ने सिंबल्स का यूज किया था एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आंसर इज जॉन डाल्टन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, जो कि नेट्रियम से लिया है, ठीक है। नेट्रियम का जो फर्स्ट अप के 2 लेटर्स हैं Na, तो उनसे हमने इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, इट इज Mg। व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, Au। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, K। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट, इट इज CO। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉपर, इट इज Cu। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक अपना पर्टिकुलर सिंबल है। इस वीडियो में हमने सभी सिंबल को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी और वो आप अपने आप भी इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। मतलब जितना भी हमारे पास एटॉमिक मास क्या होगा, ये क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का मास होगा
और इसको किसके कंपेयर में निकाला गया है, किसके रिलेटिव निकाला गया है, कार्बन 12 की। और कार्बन 12 का जो स्टैंडर्ड जो हमने मास लिया है वो होता है 12 यूनिट। ओके, इसके रेफरेंस में ही जितने भी अदर एलिमेंट्स थे उनके हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया है या फाइंड किया है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो एटम टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या फिर आयनिक फॉर्म में। कुछ एलिमेंट अपने आप अकेले भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। तो ये आपको अकेले भी आपको देखने को मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, ये O2 की फॉर्म में मिल सकता है, H2O की फॉर्म में मिल सकता है, CO2 की फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हो गए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन साथ हो गए। इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयन की फॉर्म कैसे हो सकती है, जैसे Na+, O2-, CO3-, Mg+2। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल? ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब टू और मोर एटम्स क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, आपस में जुड़े आते हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है। इन अदर वर्ड्स, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, कंपाउंड और एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है। विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके अंदर उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज होती है। एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, और अपने आप अकेला भी रह सकता है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टू टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो केवल एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और ये क्या होते हैं, सेम एटम आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ओजोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम के आपस में मिलने से फॉर्म हुआ है। इसी तरह से वो दो ऑक्सीजन एटम के आपस में मिलने से फॉर्म हुआ है। नाइट्रोजन ऐसे ही हुआ है, क्लोरीन ऐसे ही हुआ है, और ओजोन में क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन एटम आपस में ज्वाइन होकर ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब आता है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जब टू और मोर डिफरेंट एटम्स क्या होते हैं, केमिकली बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो उनसे क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बनते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड हुए हैं, और इनसे क्या हुआ, हमारे पास क्या बना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो गए। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किए हुए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन और 2 हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं। और मीथेन में क्या होता है, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? ए केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल of the substance in terms of symbols of the elements present in the molecule. It means कोई केमिकल फॉर्मूला जो होता है, सपोज हमने यहाँ पर लिया है वाटर, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसका कंपोजिशन क्या है, इट मीन्स कौन से एलिमेंट से ये मिलकर बना है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये मिलकर बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इससे पता चलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोई केमिकल फॉर्मूला होता है उससे हमें उसके एलिमेंट्स का पता लगता है कि जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है?
A chemical formula of a compound is the statement of its composition in which the chemical symbols tell us element and the subscripts lower figures tell us how many atoms of each element are present in one molecule of the compound. इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने। सपोज हमारे पास हमने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लिया है वाटर, ठीक है, ये एक सपोज कंपाउंड है। तो जैसा हमें केमिकल फॉर्मूले में था कि इससे हमें पता लग रहा है कि ये किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है इससे हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है, एक नंबर है जो कि लोअर फिगर में लिखा जाता है, और इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर इससे पता लग रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब इसको समझाने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर है CH4, ये है मीथेन। तो मीथेन के अंदर लोअर फिगर में जो ये नंबर दिया हुआ है 4, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम है और कार्बन के नीचे कोई भी लोअर फिगर में कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये अकेले ही है। तो मीथेन के अंदर हमारे पास क्या होगा, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इट मीन्स इथेनॉल के अंदर कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इट मीन्स नाइट्रोजन कितने यहाँ पर, 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2S। इट मीन्स हाइड्रोजन कितने, 2 और सल्फर कितना है, 1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अंदर क्या है, कार्बन 1 एंड सल्फर के कितने एटम है, 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, CS2 और नाम क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड। डाई मीन्स 2। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। इट इज वेरी इंपोर्टेंट। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो द मॉलिक्यूलर मास is equal to the sum of atomic masses of all atoms present in one molecule of the substance. It means कोई मॉलिक्यूल है, सपोज हमने यहाँ पर लिया है वाटर, तो इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ये क्या होगा, जो इसके अंदर एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने पर रिजल्ट आएगा वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। सपोज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1 यूनिट होता है। मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 2 into 1 2U हो जाएगा। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16U हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हमें मालूम लग गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो इनके जो एटॉमिक मास है उनको ऐड कर देते हैं। Thus the molecular mass of water is equal to mass of 2 hydrogen atoms plus mass of oxygen atom। और mass of 2 hydrogen atom कितना होगा, 2 और ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो हमारे पास वाटर का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18U। What are the constituents of an atom? एटम के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। देखिए डाल्टन ने तो बोला था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता लगा कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। वही आपको यहाँ पे बताना है। एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं।
व्हेन डज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए एटम क्या होता है, उसके ऊपर जनरली कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? व्हेन एन एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखिए वही हमने बताया कि जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर? एंड व्हाट इज आयन? एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल। आयन क्या हो सकता है? जब किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर, सपोज ये हमारे पास एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, सपोज मॉलिक्यूल है ए बी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ए बी पॉजिटिव चार्ज। तो जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं आयन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयंस? आयन कितने टाइप के होते हैं? आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, केटायंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं केटायंस या पॉजिटिव आयंस, एंड सेकंड होते हैं एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनको नेगेटिव आयंस बोलते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम आयन? सोडियम आयन का सिंबल क्या होता है? Na+। सोडियम की जो वैलेंस सेल होती है, आउटर सेल होती है, उसमें होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और इसको अपनी आउटर सेल को कंप्लीट करना होता है। उसके लिए क्या करता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और इससे क्या होता है, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर बाहर चला जाता है। तो इससे ये बन गया सोडियम आयन। ये यहाँ पर क्या है? केटायन भी है, सोडियम केटायन इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम आयन? मैग्नीशियम आयन का सिंबल होता है Mg+2। ये +2 कैसा है इसके ऊपर? तो इसका रीजन क्या है, जो Mg होता है उसकी जो वैलेंस सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है और यहाँ से क्या करता है, अपनी आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम अपनी वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा, ये बाहर चले जाएंगे। तो इससे जो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8 और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है OH-, इसके ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट आयन? फॉस्फेट क्या है, एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल क्या है, PO4 और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब आपको पता लग गया कि जो आयंस होते हैं दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस, जो आयन से मिलकर बनते हैं, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। और कैसे बनते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। यहाँ पर देखिए आप, जो सोडियम है हमने अभी आपको बताया था कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह से क्या होता है कि जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यहाँ पर सोडियम के द्वारा निकाले गए एटम को क्लोरीन अपने पास ले लेता है और इससे क्या होता है, NaCl बन जाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इस तरह से जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में बनता है, तो उससे ये दोनों क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। सोडियम क्लोराइड के ऊपर कोई भी चार्ज इसलिए नहीं क्योंकि जो प्लस चार्ज है वो 1 है और माइनस चार्ज भी -1 है, तो दोनों की वजह से क्या हो गया, ये न्यूट्रल। लेकिन जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये फिर से Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो सम एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ
Al2SO4 होल थ्राइस किसी भी एक साल्ट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एल्यूमिनियम और ये सल्फेट। व्हाट इज द नेम ऑफ K2SO4? द नेम ऑफ K2SO4 इज पोटेशियम सल्फेट। व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स? बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो केवल दो एटम के आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन से बनता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। इसके एग्जांपल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो इनकी पहचान कैसे होगी? आपको बाइनरी कंपाउंड के अंदर केवल दो ही एलिमेंट आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर सोडियम है और क्लोराइड है। व्हाट इज द नेम ऑफ PCl3? PCl3 का नाम क्या है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हुआ है ट्राई। ट्राई किसके लिए हुआ है? 3 के लिए। डाई किसके लिए होता है? डाई होता है 2 के लिए। ट्राई होता है 3 के लिए। टेट्रा होता है 4 के लिए। इसी तरह से पेंटा और हेक्सा यूज होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ CCl4? इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जिससे आपको पता है यहाँ पर प्रीफिक्स क्या यूज हुआ है? टेट्रा। टेट्रा किसके लिए हुआ है? 4 के लिए हुआ है। तो इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ N2O4? इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई मीन्स 2, नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 है। तो इसका नाम हो गया डाई नाइट्रोजन। एंड 4 ऑक्सीजन एटम है तो इसका 4 मीन्स टेट्रा। ऑक्सीजन मीन्स ऑक्साइड। इसका नाम हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयन? आयन की वैलेंसी क्या होती है? द वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। द चार्ज ऑन हाइड्रोजन आयन इज 1, सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज +1। क्लियर? Cl-1, यहाँ पर क्या है? Cl के ऊपर -1 चार्ज है। द चार्ज ऑन द क्लोराइड आयन इज -1, सो द वैलेंसी ऑफ क्लोराइड आयन इज -1। तो क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी होगी? -1 होगी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्राइड आयन? नाइट्राइड आयन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है N-3 और इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? नाइट्रोजन के ऊपर -3 है, सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्राइड आयन इज -3। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज वेरी इंपोर्टेंट। न्यूमेरिकल भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass। ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है जिसका मास किसमें गिवन है? ग्राम में गिवन है। और ये किसके इक्वल होगा? उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14U होता है। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? वो होगा 14 ग्राम। मतलब जो उनका एटॉमिक मास होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास भी उसके एटॉमिक मास के इक्वल ही होता है, लेकिन उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो ग्राम में आ जाएगी। सिमिलरली व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास? यहाँ पर एटम की जगह क्या है? मोलिक्यूल है। इट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस whose mass in grams, मास किसमें होगा? ग्राम्स में होगा। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। ये किसके इक्वल होगा? जो उसका मोलिकुलर मास होगा। जब उसको हम U की जगह उसकी यूनिट ग्राम्स में लिख देंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 18U होता है। क्लियर? तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा? वो भी 18 ग्राम होगा। बस U की जगह हम क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे। सो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। व्हाट इज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस? 1 मोल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल किसके हो सकते हैं? एटम के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के हो सकते हैं और आयन के हो सकते हैं। ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब इतने एटम्स के ग्रुप को, ठीक है, चाहे वो एटम का ग्रुप हो, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो या फिर आयंस का ग्रुप हो, वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। मींस 1 मोल इक्वल टू होगा 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स।
वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। सो 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू होंगे 6.022 into 10⁻23 एटम्स के। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। इसी तरह से 1 मोल ऑफ आयंस इक्वल टू होंगे 6.022 into 10⁻23 आयंस के। मतलब एटम्स का पूछा तो एटम्स के इक्वल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का पूछा तो मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएंगे और आयंस का पूछा है तो आयंस के इक्वल हो जाएंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू होंगे 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए किसके, वाटर के, इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर, जब एटम पूछा जाए तो उसके एटम के इक्वल हो जाए, नंबर सेम रहेगा। व्हाट इज 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम मीन्स 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट हैज ए मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट के 1 मोल का मास किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर, इज इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके इक्वल होंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कितना होता है 16 ग्राम होता है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू होंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और जो कितना है 1 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू होते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 14 ग्राम। तो इस तरह से आप किसी भी एटम के मोल को फाइंड कर सकते हैं और वो किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक से इस चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेनी है। Hi, you are at the right place to learn chemistry. I am Dr. Vinesh, PhD in chemistry. I have created this channel to help you in learning chemistry, whether it is school level chemistry or college level chemistry. Join your hands with us by subscribing this channel. Thank you.